गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, शायद वो पुराना वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। घबराइए नहीं। आइए हम शुरुआत कर रहे हैं क्लासेस की। अगर आप लोगों को ये बात क्लियर हो कि अभी हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से आंसर राइटिंग को आप बेटर कर सकते हैं। क्या सभी लोगों को हमारी आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है, पर घबराइए नहीं। हम बात कर रहे हैं कृषि की। कृषि एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में आता है। आज हम बात करेंगे इस कृषि विषय में जो भी क्लास 10 के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। सभी लोगों को अब आवाज क्लियर आ रहा है? अगर हम बात करें तो हमारे स्पेशल क्लासेस को आप जरूर देखिएगा। हमने फ्राइडे के दिन सुबह 10 बजे स्पेशल क्लास रखी है, और जो भी विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और वो यूपीएससी 2020 के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो अभी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 40,000 रुपीज में। और अगर आप लोग MK लाइव रिफर कोड यूज करते हैं तो ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 36,000 में अवेलेबल होगा। इस 36,000 के सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको वो सारी बातें मिल जाएगी जो आपको बताई जा रही हैं। वो ऑप्शनल भी हो सकता है, वो NCERT भी, कंप्लीट सीसेट, हमारा पूरा GS और सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी, रिकॉर्डेड भी और लाइव क्लासेस भी। साथ ही साथ अनलिमिटेड टाइम एक्सेस, आप कितनी बार भी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो भी आपके परिचय के लोग हैं जिन्हें आने वाले समय में 21-22 का टारगेट रखते हुए तैयारी करनी है, आप उन्हें MK लाइव का सजेशन देते हुए उन्हें कहिए कि ऑनलाइन में मिनिमम कॉस्ट में वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, फाउंडेशन को बहुत बेस्ट कर सकते हैं। आवश्यकता है कि अब आपको डेडिकेशन और आपके पास सारे विकल्प रिसोर्स अवेलेबल हैं, तो अब आप जितना ज्यादा और जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। आज का हमारा विषय है चैप्टर 4 कृषि, एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो सबसे पहले तो मैं भारत के कृषि जब भी आपके दिमाग में आए तो भारत की कृषि को याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में यह समवर्ती विषय में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। और भारत की कृषि जब भी दिमाग में आए तो सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कि भारत के जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी, भारत के रोजगार में इसकी हिस्सेदारी, भारत के निर्यात आयात में इसकी हिस्सेदारी, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसकी हिस्सेदारी, ये भारत के कृषि का एक तरीके से चित्र विकसित कर देंगे। भारत की कृषि की अगर हम बात करें तो जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक याद रखिएगा कि रोजगार के मामले में आज भी इस क्षेत्र का कोई तोड़ नहीं है। आज भी भारत में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई क्षेत्र विकसित कर पा रहा है, दे पा रहा है, तो वह कृषि ही है। इसलिए कृषि क्षेत्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हमारी आर्थिक स्टेबिलिटी के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय कृषि की। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, लगभग 66%। अब लगभग 50-52% लोग कृषि क्षेत्र में हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। तो सबसे पहली परिभाषा में आप याद रखेंगे, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाएं उन्हें कहते हैं
जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन पर आधारित होती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है, क्योंकि बाकी उद्योगों का अगर विकास या बाकी उद्योगों को अगर तीव्र करना है तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और वो रॉ मटेरियल हम कृषि से प्राप्त करते हैं। कृषि के बारे में समिति के द्वारा यह कहा गया है कि यदि कृषि क्षेत्र में 1% की वृद्धि होती है तो अपने आप औद्योगिक क्षेत्र में 0.7% की और सेवा क्षेत्र में 0.9% की वृद्धि देखी जाती है। क्योंकि जब कृषि क्षेत्र का विकास होता है तो भारत जैसे क्षेत्र में न केवल आमदनी बढ़ती है, बल्कि हम ये कहेंगे कि अधिकांश लोगों को रोजगार भी बेहतर मिल पाते हैं, और रोजगारों के कारण ही द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का विकास तीव्रता से बढ़ पाता है। तो कृषि का महत्व हम कह सकते हैं कि वो प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ वह केवल और केवल खाद्यान्न के लिए नहीं, बाकी अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। चाय, कॉफी, मसाले यह निर्यात के रूप में भारत के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन भी करते हैं। कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले 1000 वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह कृषि से लेकर अब हम वाणिज्य खेती पर पहुंच गए हैं। देखो, पुराने जमाने में या आदिकाल के जमाने में हम केवल जीवन निर्वाह कृषि करते थे कि उतना ही उत्पादन हो जो हमें रोजी रोटी या भोजन उपलब्ध करने के लिए पर्याप्त होगा। फिर हम गहन कृषि पर आ गए, जहां पर उत्पादनों का अधिशेष पैदा होने लगा, और अब हम वाणिज्यिक कृषि पर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर कृषि को केवल जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि एक उद्योग के नजर से देखा जाए। यहां पर अधिशेष पैदा होने के साथ साथ आर्थिक लाभ की भी प्राप्ति की गुंजाइश हो, तब हम बात करेंगे कि हम व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि की बात कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कक्षाओं की, कि जिसमें हम कृषि का सबसे पहले देखेंगे भारत में वर्गीकरण। भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है। भारत के विभिन्न भागों में 3 प्रकार की कृषि प्रचलित है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जहां पर व्यक्ति केवल और केवल अपने जीवन के भरण पोषण के लिए आवश्यक चीजों का उत्पादन कर रहा है, उसे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता। गहन जीविका कृषि वहां होगी जहां पर कृषि क्षेत्र बहुत छोटा होगा और उस पर निर्भरता ज्यादा लोगों की होगी, तो वहां पर निर्वाह तो हो रहा है लेकिन कृषि में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी निर्वाह कृषि ही है। और वाणिज्यिक कृषि, जहां पर कृषि का हम उपयोग न केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए बल्कि आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए भी करना चाहते हैं। आइए देखते हैं तीनों कृषि के बारे में। जो पहली कृषि है यह मुख्य रूप से बहुत ही आदिम कृषि है, जिसमें हम देखते हैं कि झूम कृषि, स्थानांतरित प्रकार की कृषि आती है, जिसमें केवल और केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जितना मिल सकता है उसे उत्पादित करके छोड़ दिया जाता है। गहन जीविका कृषि में जब हम 2 से 3 फसलों को प्राप्त करेंगे, और वाणिज्यिक कृषि में जब हम वाणिज्यिक फसलों को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम औजारों से लकड़ी के हल, दावों और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, मतलब वो फिर से उत्पादकता प्राप्त कर लेती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल ध्यान से सुनना। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे असम, मेघालय, मिजोरम में झूम कृषि कहते हैं। तो कहां पर झूम कृषि कहा जा रहा है? मणिपुर में पामलू कहते हैं, मणिपुर में पामलू कहते हैं।
और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो पामलू, दीपा और झूम कृषि हम कहेंगे कि स्थानांतरित कृषि या आदिम कृषि के ही अलग अलग नाम हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में कई जगह पर झूम, मणिपुर में पामलू और अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है। यह बहुत ही आदिम प्रकार की कृषि है, जहां पर जो भी जंगल हैं या जो भी पेड़ पौधे उन्हें जलाकर वहां पर जो राख या जो भी उसके तत्व मिलेंगे उससे उर्वरकता को बढ़ाकर कुछ वर्षों तक उत्पादकता प्राप्त की जाएगी, फिर उस जमीन को छोड़ दिया जाएगा। कुछ वर्षों के उपरांत उसमें फिर उर्वरकता के गुण आ जाएंगे। तो यह स्थानांतरित कृषि होती है, लेकिन यह कृषि पारिस्थितिकी के लिए ना तो बेहतर है, ना ही आर्थिक रूप में बहुत ज्यादा उत्पादकता वाली है, क्योंकि उर्वरकता या फिर इसमें कोई आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं होता है और वातावरण की अनुकूलता इसके लिए सबसे अनिवार्य होती है। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, मतलब भूमि कम और ज्यादा आबादी है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में। यह श्रम ग्रहण खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि पर बहुत अधिक दबाव होता है। मतलब यह ऐसी कृषि है कि जहां पर बहुत सारे लोगों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है। ये एक ऐसी कृषि है कि जहां पर आधुनिक पद्धति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटे छोटे कृषि के टुकड़े होने के कारण वह आधुनिक तकनीक इसमें बेहतर उत्पादन नहीं दे पाती है। तो गहन निर्वाह कृषि उन सभी क्षेत्रों में की जा रही है वर्तमान में जहां पर आबादी या जहां पर कृषि क्षेत्र पर दबाव बहुत ज्यादा है। वाणिज्यिक कृषि, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है, क्योंकि उड़ीसा में यहां पर छोटे टुकड़ों पर जीवन भरण का प्रश्न है, जबकि हरियाणा और पंजाब में यहां पर इतना ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाएगा कि उससे बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। तो कृषि क्षेत्र अनुसार अलग अलग रूपों में देखी जा रही है। या तो फिर वह आदिम प्रकार की कृषि है भारत में, या तो वह गहन प्रकार की कृषि है। गहन का मतलब छोटे से टुकड़े पर बहुत ज्यादा लोग काम करने लग गए हैं। वाणिज्यिक कृषि का मतलब आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त करने वाली कृषि। सबके लाभ और हानियां हैं, सबके लाभ और हानियां हैं। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि जैसे कि चावल का रोपण, चाय कॉफी का रोपण किया जाता है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस है, मतलब यह ना तो पूर्ण रूप से कृषि रह चुकी है, ना ही पूर्ण रूप से उद्योग। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जहां अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता आवश्यक होगी। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला ये महत्वपूर्ण रोपण कृषि हैं। ये महत्वपूर्ण रोपण कृषि हैं। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक बेहतरीन उदाहरण है और रोपण कृषि के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होगी। रोपण कृषि उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां पर निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन हो, साथ ही साथ वहां पानी से लेकर सभी जलवायु अनुकूलन की दशाएं हो। मुख्य रूप से चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला ये रोपण कृषि के बेहतरीन उदाहरणों में शामिल हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक सवाल आया था यूपीएससी मेंस में 2015 में कि भारत में, दक्षिण भारत में जहां पर गन्ने की मिल बहुत तेजी से बढ़ रही है, वही दक्षिण भारत का क्षेत्र गन्ने की उत्पादकता या चीनी की उत्पादकता में उत्तर भारत से अग्रणी होता चला जा रहा है। ऐसे कौन से कारक आपको लगते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे? तो क्योंकि गन्ना एक रोपण फसल है, इस रोपण फसल के लिए
हम कहेंगे कि परिवहन साधनों का विकास बहुत अच्छा जरूरी है, क्योंकि दक्षिण भारत में परिवहन साधनों का विकास अच्छा होने के कारण वहां की सरकारों की, राज्य सरकारों की नीति उस क्षेत्र में बेहतर होने के कारण गन्ने या चीनी मिलों का जो संख्या बढ़ गई। पहले कभी उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी होता था, अब दक्षिण भारत के कई राज्यों में चीनी मिलों या चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया है। उसके लिए जरूरी है बिक्री के लिए, इसके लिए परिवहन संचार साधन संबंधित चीजों का विकास। और क्योंकि दक्षिण भारत में परिवहन और संचार साधनों का विकास उत्तर भारत की तुलना में बेहतर हुआ, और इसीलिए रोपण कृषि का ज्यादा विकास दक्षिण भारत में देखा जाता है। शस्य प्रारूप अपने भारत की भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया जाता है। यह देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में कई प्रकार की कृषि होती है, इसे हम कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इसमें जोड़ी बनाने का सवाल बनेगा और दो प्रकार का सवाल बन सकता है। एक तरफ देश और झूम कृषि के क्या नाम हैं, और एक तरफ भारत के राज्य और झूम कृषि के क्या नाम हैं। इस पर एक ऑब्जेक्टिव सवाल जोड़ी बनाने का बन सकता है। तो आइए समझने वाली बात है। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, मध्य अफ्रीका में मसोले, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में लदांग, और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। यकीन मानिए एक खूबसूरत सवाल मुझे सीधा दिख रहा है कि एक तरफ देश रख दिया जाए और एक तरफ झूम कृषि के नाम रख दिए जाए, तो आपको जोड़ी बनाने का सवाल बन सकता है। तो एक लिस्ट के रूप में लिखना, मेक्सिको मध्य अमेरिका मिल्पा, वेनेजुएला कोनुको, ब्राजील रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से। भारत में भी अब प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी, पामाडाबी या कोमान, पामाडाबी या कोमान, या बरिंगा या बरिंगा, पामाडाबी, कोमान या बरिंगा। पश्चिम घाट में कुमारी, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ, झारखंड में कुरुआ, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम के नाम से जानते हैं। तो इन नामों की जोड़ी बनाने के सवाल बन सकते हैं। तो एक तरफ देश और वहां झूम कृषि का क्या नाम है, दूसरी तरफ राज्य और वहां झूम कृषि का क्या नाम है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सीधा मटेरियल है, ये सीधा मटेरियल है, इसलिए इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इसलिए जरूर ध्यान देना। ये सवाल सीधा बन सकता है। जितना मुझे उम्मीद है कि देश और झूम कृषि के नाम की संभावना ज्यादा रहेगी। आप देख सकते हैं चित्र के रूप में जो दिया गया है कि आप बर्न कर रहे हैं और जलने के बाद जो भी वहां पर पोषक तत्व बढ़ जाएंगे, तो ये पुरानी झूम कृषि जहां पहले कृषि होती थी, अब ये नया क्षेत्र जिसे जलाकर हमने झूम कृषि के लिए योग्य बनाया है। भारत में ऋतुएं 3 प्रकार की हैं जब कृषि होती है, तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। भारत में रबी खरीफ तो सुना होगा कई लोगों ने, जायद पहली बार सुना हो। तो जायद 3 प्रकार की ऋतुएं मिलती है भारत में फसलों के अनुसार। रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। तो रबी की परिभाषा अगर हम कहेंगे तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर में बुआई होगी, दिसंबर में बुआई होगी, और लगभग अप्रैल से जून के मध्य में, अप्रैल से जून के मध्य में
इस फसल को काटा जाएगा। इसके उदाहरण हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये तीनों पॉइंट कई बार आपके पीसीएस का बड़ा फेवरेट सवाल है कि निम्न में से कौन सी फसल जो रबी की फसल है, कौन सी फसल खरीफ की है। तो वो कक्षा 10वीं के ये 5 नाम ही याद रख लीजिए, बहुत सफिशिएंट है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, गेहूं तो शायद याद भी हो, पर जौ, मटर, चना, सरसों को रबी की फसल में रखा गया है। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक है। याद करिए, पश्चिमी विक्षोभ मैंने बताया था, और पश्चिमी विक्षोभ में मैंने बताया था अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर भारत में यह वर्षा करती हैं, रबी की फसल के लिए अनिवार्य होती हैं। भूमध्य सागर में उठने वाले जो भी बादल हैं वह जेट के द्वारा भारत की ओर लाए जाते हैं, और वहीं पर हमने कहा था कि भारत में यह रबी के फसल के लिए अमृत समान मानी जाती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक रहा। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं। इसका मतलब खरीफ के लिए हम कह सकते हैं कि जून और कटाई जो हो सकती है वो सितंबर और अक्टूबर में। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। तो इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। अब इतनी फसलें अगर ना याद हो तो केवल एक फसल याद रखो, दूसरी अपने आप याद हो गई, क्योंकि जो वो नहीं है वो इसी में डाल देंगे। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। वैसे चावल की खेती उन क्षेत्रों में होगी जहां पर पानी की अधिकता होगी, क्योंकि चावल की कृषि के लिए पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र दिमाग में याद रखना, वो चावल की कृषि के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब, हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। तो ये औस, अमन और बोरो तीनों चावल या धान की फसलों के नाम हैं। यह भी पूछा जा सकता है। तो औस, अमन और बोरो। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि लगभग अप्रैल और जून के बीच में ये जो 2-3 महीने होते हैं, इस दरमियान जो फसलें बोई जाती है उन्हें कहते हैं जायद। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, क्योंकि गन्ना आज लगाओगे तो अगले साल, जबकि इनको तैयार होने के लिए 3 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं। तो तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां हम कहेंगे या चारा, ये जायद के मौसम के बहुत मुख्य फसलें हैं। आप देखेंगे कि गर्मी के समय में जो चीजें आप यूज करते हैं खाने में, वही फसलें उस समय ज्यादा बोई जाती हैं। अब भारत में हम देख रहे हैं अलग अलग फसलों को, लेकिन उससे पहले मैं तीनों फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। रबी अक्टूबर दिसंबर में बुआई, अप्रैल और जून में काटा जाएगा। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य फसलें। फिर अगर हम बात करें तो जो खरीफ है, जून में बुआई होगी, सितंबर अक्टूबर में काटा जाएगा। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। जायद अप्रैल और जून के बीच में तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां
इसकी मुख्य फसल के रूप में शामिल होंगे। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट है। हम एक एक को पढ़ेंगे, हम एक एक को पढ़ रहे हैं। क्या आवाज आ रही है आप लोगों को हमारी? क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? तो अगर हम एक सिंपल सी बात करें, तो फसलों के रूप में अगर हम एक सिंपल सी बात आप लोगों से कहें, तो भारत में बहुत सी फसलें हैं और हमें एक एक फसल को समझना है, क्योंकि सवाल 3 प्रकार के बनते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहां पर बनेगा कि कपास का क्षेत्र कौन सा है, या फिर सवाल बनेगा कि कपास के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं, या फिर सवाल बनेगा कि कपास कौन से भारत के क्षेत्रों में सर्वाधिक ज्यादा उत्पादकता के रूप में जानी जाती है। आइए मेरी बातों पर ध्यान देना। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं, जो हमारे पास दिखाई गई हैं। सबसे पहले हम चावल की कृषि पर चर्चा कर रहे हैं, और चावल में आप देख सकते हैं चित्र रोपण के रूप में दिखाया जा रहा है। रोपण के रूप में दिखाया जा रहा है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, नोट करना इसे। यह एक खरीफ की फसल है। मतलब मानसून के समय बोई जाएगी, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। खरीफ के फसल की खासियत देखना, खरीफ के मौसम की खासियत देखिएगा। खरीफ का मौसम मतलब उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, उच्च आर्द्रता। जो रबी की मौसम की बात आती है, निम्न तापमान, उच्च आर्द्रता, निम्न तापमान, उच्च आर्द्रता। और जो जायद का मौसम होता है, उसमें उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता होती है, निम्न आर्द्रता होती है। इसे थोड़ा नोट कर लीजिएगा, फिर शायद कहीं और ना मिले। तो खरीफ में जो फसलें बोई जाएगी वह इसलिए क्योंकि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान चावल की फसल के लिए बेहतर माना जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हम पानी देकर कृत्रिम रूप से मतलब सिंचाई करके इसका उत्पादन कर सकते हैं। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेश में उगाया जाएगा, क्योंकि वहीं पर वर्षा अधिक है। नहरों के जार और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी चावल की फसल उगाना संभव हुआ है। जरा मैप के अनुसार देखिएगा, ये चावल के मुख्य क्षेत्र है और याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करिए यह एक ऐसी लाइन है जो आपको बताएगी कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा का क्षेत्र है। तो ये चावल के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है, चावल के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। और यहां पर चावल का उत्पादन मैदानी भागों में, डेल्टाई क्षेत्रों में किया जाएगा। तो चावल हम देख सकते हैं, ये थोड़ा सा चावल के उत्पादन में कम अग्रणी है। ये भी चावल का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन कम अग्रणी हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा आप मैदानी भाग देख सकते हैं, उत्तर का मैदानी भाग, डेल्टाई भाग, या फिर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के डेल्टाई भाग, आपको दिखाई देगा कि चावल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जहां पर भी वर्षा की अधिकता होगी वहां चावल हमें मिलेगी, इस बात में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो पहली फसल है चावल। क्या क्या याद रखना है? हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके उगाने के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए।
चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों में मिलता है। और फिर प्रदेशों की हमने बात कही है। अब कुछ जगह पर नलकूप और नहरों के द्वारा भी कृत्रिम रूप से सिंचाई करके या मानव सिंचाई करके भी इसका उत्पादन कर रहा है। ये क्षेत्र हमें याद रखने हैं। दूसरी फसल है गेहूं। ये गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली हुई धूप आवश्यक है। तो रबी की फसल है ये। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरण 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होगी। मतलब जहां पर वार्षिक वर्षा ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत ही कम है, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो रबी की फसल है तो तापमान निम्न लगेगा, आर्द्रता ठीक ठाक लगेगी, पर ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत ही कम वर्षा की आवश्यकता होगी। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, इसका मतलब पंजाब हरियाणा आप देख सकते हैं, और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश, जहां पर आप महाराष्ट्र एमपी का मालवा क्षेत्र, उच्च भूमि, कर्नाटक वाले क्षेत्र आप देख सकते हैं। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। अगर हम बात करें तो गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख क्षेत्र आप देख सकते हैं कि भारत में जो गेहूं का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं वो ये वाले राज्य हैं, जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन यहां पर तापमान बहुत बेहतर होता है, क्योंकि यहां पर शीतकाल भी कठोर होनी चाहिए। शीतकाल जितनी बेहतर होती है, माना जाता है कि गेहूं की फसल उतनी बढ़िया होगी, और इसी कारण से इस क्षेत्र में शीतकाल भी अच्छा मिल जाता है। और जैसे ही यहां पर ग्रीष्मकाल आता है तो सूर्यताप भी ज्यादा मिलता है। तो गेहूं के लिए शुष्क मौसम भी जरूरी है, क्योंकि गेहूं सूखने के बाद ही काम आ पाएगा। पर अब कुछ दक्कन वाला क्षेत्र, गुजरात वाले क्षेत्र में भी यह बोया जाता है। तो जहां पर हम कहेंगे कि ये वाला क्षेत्र चावल के लिए था, ये वाला क्षेत्र गेहूं के लिए, पर चावल खरीफ की फसल के रूप में है और गेहूं रबी की फसल के रूप में है। जहां पर चावल मानसून के समय बोया जाएगा, वहीं पर गेहूं शीतकाल में बोया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज का मतलब ज्वार, बाजरा, रागी। यकीन मानिए चावल और गेहूं की तुलना में अगर अनाजों में कोई बेहतर है तो वो यही है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? सबसे बड़ा कारण, इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। याद रखिएगा, यदि भारत को अपने भारत से कुपोषण की समस्या दूर करनी है तो उसे फसलों में विविधीकरण लाना पड़ेगा। हरित क्रांति ने जहां पर गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाकर किसानों को उसकी ओर आकर्षित कर दिया, वही किसानों को इससे दूर लेकर चले गए, और इसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि भारत के नागरिकों में कुपोषण बढ़ रहा है। ये जितने भी मोटे अनाज हैं, इसमें ना केवल मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, बल्कि पोषक तत्व भी बड़ी मात्रा में है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है और वो बिना दवाइयों के इसे पूरा करना चाहता है, तो वो केवल 6 से 8 महीने तक मोटे अनाज पर निर्भर हो जाए, आप देखेंगे कि समस्त प्रकार के पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाई जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। भूसी का मतलब होता है कि हमारे पाचन तंत्र को यह काफी बेहतर कर देता है। तो जहां पर रागी होगी, जहां ज्वार और बाजरा खाया जाएगा, वहां के लोगों में जनरली पोषक तत्वों वाली कोई बीमारियां नहीं मिलेगी। ज्वार की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। बिना सिंचाई के इसे एक ही बार बोने के समय वर्षा चाहिए, और अगर कुछ ऊंचाई तक प्राप्त वर्षा हो जाए, कुछ ऊंचाई बढ़ जाए, फिर इसे कोई वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब इन्हें ज्यादा याद रखिएगा क्योंकि ये यूनिक है। और इसे क्यों आपको याद रखना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से भारत में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है, हर व्यक्ति का सीधा टारगेट अब मोटे अनाज हो रहे हैं। तो आपका एग्जामिनर भी मोटे अनाज आपसे पूछना चाहेगा
क्योंकि गेहूं चावल के बारे में सब पढ़ लिया है। अब मोटे अनाज पर ज्यादा ध्यान देना। क्षेत्र याद रखिएगा, क्या इसको सिंचाई की जरूरत है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो फिर ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा ठीक ठाक होती है और जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं होते हैं वे लोग ज्वार को बोते हैं। फिर दूसरा है बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हम कह सकते हैं कि रागी के लिए बहुत जरूरी है ये वाले क्षेत्र और बाजरा के लिए जरूरी है ये वाले क्षेत्र। तो बाजरा जो है वो बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। वही रागी के लिए अगर हम बात करें तो शुष्क प्रदेशों की फसल है और यहां पर लाल और काली या बहुत सारी मृदा में उगाई जाती हैं। सबसे मुख्य राज्यों के रूप में हम कह सकते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। एक एक या दो दो राज्य जरूर याद रखिएगा, एटलीस्ट एक एक या दो दो राज्य जरूर याद रखिएगा। तो मोटे अनाज में ज्वार याद रखना है, उत्पादक में महाराष्ट्र और कर्नाटक जरूर याद रखिएगा। आर्द्र क्षेत्र में उगाई जाएगी, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी ज्वार को। बाजरा उथली काली और बलुआ मिट्टी में उगाया जाएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में रागी उगाई जा सकती है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। मक्का, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है जो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। विशेषता देखना कहां पर, 21 से 27 डिग्री खरीफ फसल के रूप में और पुरानी जलोढ़ पर इसका उत्पादन बहुत बेहतर मिलता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है, मतलब कुछ जगह पर यह रबी की फसल भी है, लेकिन मुख्य रूप से इसे खरीफ की फसल माना जाता है। मुख्यतः यह खरीफ की फसल है, लेकिन कुछ जगह पर हम इसे रबी की फसल के रूप में भी उगाते हैं, जैसे कि बिहार में। आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। वर्तमान में मक्का का बहुत ज्यादा उपयोग एल्कोहल बनाने में हो रहा है और इसी कारण से पूरे विश्व में मक्के की एक तरीके से कमी उत्पन्न हो रही है और इसके लिए विकसित देश जिम्मेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि विकसित देशों में मक्के को सबसे ज्यादा एल्कोहल उत्पादन में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए भोजन के रूप में इसकी कमी देखी जा रही है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब अगर हम बात करें तो दालों पर चर्चा करने से पहले एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि किन प्रकार की चीजों पर हम बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने आप लोगों को बताया कि भारत में अगर हम बात करें कृषि की, तो भारत में सबसे पहले कृषि पर चर्चा की कि कृषि भारत में क्या है। तो एक प्राथमिक क्रिया है, हम कहेंगे कि अन्य विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, चाय, कॉफी, मसाले जैसे चीजों का निर्यात होता है। और भारत में लगातार कृषि क्षेत्र में परिवर्तन, जीवन निर्वाह कृषि से वाणिज्य कृषि में भारत में परिवर्तन देखा जाता है। अगर भारत में कृषि देखी जाए तो 3 प्रकार की है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, फिर गहन जीविका कृषि और फिर वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्विका कृषि, पुरानी कृषि, आदिम कृषि, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि या इसके कई प्रकार के नाम हैं और यह अब केवल भारत के कुछ क्षेत्रों में ही बोई जाती हैं। इसके लिए कई प्रकार के नाम हैं। इसके जो कई नाम हैं, जैसे कि अभी हमने देखा उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम, मणिपुर में पामलू, अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से। फिर गहन जीविका कृषि वहां होती है जहां पर कृषि का छोटा सा टुकड़ा हो और हमारे वहां पर लोग उस पर निर्भर ज्यादा हो, तो हम 2-3 फसलें तो उत्पादन करेंगे ही, लेकिन हम आधुनिक विधि का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि टुकड़े बहुत ज्यादा हो गए। पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि में जो बंटवारा हो रहा है वो कहीं ना कहीं आधुनिक पद्धति को उपयोग करने में कहीं ना कहीं विरोध है। उसका रीजन आप सोचो कि जमीन का टुकड़ा ही बहुत छोटा है, तो कहां से कोई ट्रैक्टर का उपयोग कर लेगा, इसलिए हाथ से कृषि करनी पड़ेगी। वाणिज्यिक कृषि, जहां पर आप जीवन निर्विका की जगह पर लाभ की प्राप्ति के लिए कृषि करते हैं और यह भारत में कुछ राज्यों में देखा जा रहा है, विशेषकर रोपन की फसलों में हम देख सकते हैं कि वाणिज्यिक फसल है। फिर रोपन फसलों को हमने देखा कि कहां कहां पर मिलती हैं, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी
और उसी प्रकार से रोपण कृषि, क्योंकि लाभ और निवेश की आवश्यकता ज्यादा है इसमें। परिवहन और संचार साधनों का विकास इसके विकसित होने के लिए अनिवार्य शर्त है। फिर हमने इसके अलग अलग नाम देखे हैं, अलग अलग देशों में इसके नाम अलग अलग हैं। फिर भारत में 3 शस्य ऋतुएं, रबी, खरीफ और जायद। रबी का मतलब हमने देखा कि अक्टूबर में बुआई, अक्टूबर दिसंबर में बुआई, अप्रैल में काटा जाएगा गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। फिर अगर हम बात करें तो इसमें हमने चर्चा की खरीफ की, जून में बुआई होगी, सितंबर में काटा जाएगा। बहुत सारी फसलें हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें तो यह जो फसल होती हैं ये भारत के मानसूनी फसलें हैं, इसलिए भारत में अगर हम इसे कहें तो यह पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर करने वाली फसलें रहेगी। फिर हमने देखा है कि चावल की कुछ 3 वैरायटी, औस, अमन, बोरो। और फिर जायद अप्रैल और जून के बीच में तरबूज, खरबूजे, खीरे और सब्जियां इसमें उगाई जाती हैं। फिर हमने चर्चा की मुख्य फसलों की, और मुख्य फसल में सबसे पहले चावल पर 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज्यादा होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा। खरीफ मतलब उच्च तापमान उच्च आर्द्रता, रबी मतलब निम्न तापमान उच्च आर्द्रता, जायद मतलब उच्च तापमान निम्न आर्द्रता। अगर हम बात करें तो हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत के डेल्टाई क्षेत्र में और मैप के अकॉर्डिंग हमने देखा कि चावल कहां कहां पर बोया जा रहा है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण फसल है गेहूं की। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राज्यों में इसका उत्पादन होता है। रबी की फसल के रूप में यह उगाई जाती है क्योंकि शीतकाल चाहिए बुआई के लिए और पकने के लिए खिली धूप होनी चाहिए। इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है। यहाँ 2 प्रकार के क्षेत्र है, गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र। ये गेहूं का मुख्य क्षेत्र था। फिर मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार की खासियत है कि इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मोटे अनाजों में पोषक तत्व काफी पर्याप्त मात्रा में, जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती हैं। ज्वार का जौहर उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इस फसल वर्षा पर निर्भर करती है, सिंचाई के बिना उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक अग्रणी हैं। बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर मिलेगा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। रागी शुष्क प्रदेशों में मिलती है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश रागी के लिए फेमस है। फिर मक्का एक ऐसा फसल है जो खाद्यान्न चारा दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और पुरानी जलोढ़ मिट्टी इस फसल के लिए बड़ी बेहतर मानी जाती है। पर यह वैसे खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार में रबी के रूप में बोई जाती है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसका उपयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जा रहा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी राज्य हैं। फिर अगर हम बात करें तो दालों की, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक है। अगर कोई शाकाहार में प्रोटीन का सोर्स ढूंढ रहा है तो प्रोटीन हमें मिलेगी दालों में, क्योंकि मांसाहार वाले मांस खा रहे हैं तो प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन शाकाहार वालों को अगर शरीर में प्रोटीन की कमी से बचना है तो उन्हें दालों पर निर्भरता रहेगी। और भारत विश्व में दालों का न केवल सबसे बड़ा उत्पादक है बल्कि सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में जितनी दालों का उपयोग होता है विश्व में कहीं पर भी दालों का उतना उपयोग भोजन के रूप में नहीं होता। तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। इसका मतलब कम पानी में भी इसका उत्पादन मिल जाएगा। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी फसलों में वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। इन फसलों में प्रोटीन का ज्यादा उत्पादन क्यों होता है? तो उसका कारण है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है? वातावरण की नाइट्रोजन को जब हम नाइट्रेट में बदल देते हैं तो इस घटना को हम कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। जो नाइट्रोजन हवा में उड़ रही थी हमने उसे पकड़ा और स्थिर कर दिया। तो नाइट्रेट एक तरीके से जो ऐसा पदार्थ होता है जो गैसीय रूप में नहीं मिलेगा, और फिर कोई पौधा इस नाइट्रेट का उपयोग प्रोटीन निर्माण में करेगा, क्योंकि प्रोटीन का एक मुख्य घटक है नाइट्रोजन। तो वातावरण की मुक्त नाइट्रोजन को जब हम नाइट्रेट में बदल देते हैं इस घटना को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। याद रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कुछ बैक्टीरिया, कुछ हम कह सकते हैं कि नीली हरी शैवाल
या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ फंगस में या शैवालों में खासियत है, बाकी यह कहीं पर भी खासियत नहीं है। बड़े पौधों में, दलहनी पौधों में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा, राइजोबियम का नाम आप ले सकते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। पर याद रखिएगा, और इसी को लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं। तो कई बार लेग्यूमिनेसी फैमिली जब आप सुनेंगे तो लेग्यूमिनेसी फैमिली मतलब साइंस में उन फसलों का समूह जिसका मतलब दलहनी होता है। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए विशेष प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और वही नाइट्रेट फिर उनमें प्रोटीन निर्माण के लिए सहायक होता है। और इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जहां पर भी दालें उगाई जाती हैं उन मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलती है। साथ ही साथ इन फसलों में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो अगर कोई पूछे कि दलहन में प्रोटीन ज्यादा क्यों मिलता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण। कोई पूछे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में कौन सहायक है, तो बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, कुछ कवक और कुछ शैवालें नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्स करना मतलब जो हवा में उड़ रहा था उसे जमीन पर बिठा देना, क्योंकि हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग या कोई भी पौधा नहीं कर सकता है। हाँ, हम लोग नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं, मतलब पौधे नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं, और फिर पौधों से हम जो प्रोटीन प्राप्त करेंगे उसी से हमारे शरीर में नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। हमारे शरीर में नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पौधों से भोजन प्राप्त करेंगे तो उसमें हमें प्रोटीन और नाइट्रोजन सब मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इस परिवार में मिलता है जिसे लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं, और लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये सारी दालें आती हैं। भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है इस मामले में। और ये बात भी याद रखिएगा, शाकाहारियों को अगर प्रोटीन प्राप्त करना है तो उनके पास केवल और केवल दालों की ही जरूरत पड़ेगी। कम पानी में भी उगना दालों की विशेषता है। तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है वे इस प्रकार की फसलों को बोते हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के रोटिंग में बोया जाता है। रोटिंग का मतलब कई बार उस फसल को उगाने की जगह, गेहूं उगाने की जगह पर आपने दाल उगा दी। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। पर इसके अलावा भी हम बहुत सी फसलें उगाते हैं, गन्ना, मूंगफली, तिलहन, चाय, कॉफी। तो अब हम इनको देखेंगे कि ये कहां बोई जाती हैं और इनके लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। लेकिन दालों पर याद रखना, अब मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, जो कि शुरुआत में कुछ विद्यार्थियों ने सवाल पूछा था कि हम आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आंसर राइटिंग की 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहली स्टेप तो होती है कि जिस टॉपिक पर आप आंसर राइटिंग करने वाले हैं पहले उसके लिए बढ़िया से पढ़ लीजिए, जैसे पढ़ना। फिर दूसरा स्टेप होता है अपने शब्दों में उसे लिखना। तीसरा स्टेप होता है उसे सीमित शब्दों में बदलने का प्रयास करना। अब मैं आप लोगों को एक तरीका सिखा रहा हूं। आप लोग ज्यादा बड़े बड़े और कठिन सवाल मत लिखिए शुरुआत में। जैसे आज एक ट्राई करिए, अब मैंने आपको कृषि पढ़ा दिया, अभी बचा है वैसे टॉपिक, लेकिन हम कल देखेंगे। तो आप लोग एक ट्राई करिए प्रश्न कि कृषि से आप क्या समझते हैं, इस उत्तर को लिखिएगा। कृषि से आप क्या समझते हैं? भारत में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि प्रकारों का वर्णन कीजिए। और 150 शब्दों में क्या करोगे? सबसे पहले तो क्लास का वीडियो देख लेना अच्छी तरह से, और जब वीडियो पूरी तरह से देख लो तब एक पेज ले लो कोरा, और पूरा पढ़ने के बाद अब तुमने क्या सीखा उसे उतार दो। ये तुम्हारा आंसर राइटिंग होगा। आंसर राइटिंग एक कला है जिसे सीखा जाएगा, और इसको सीखने के लिए 2 चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो श्रोता अच्छे बनो, ज्यादा बेहतर से बेहतर सुनोगे तो ज्यादा बेहतर से बेहतर निकाल पाओगे, इसलिए बहुत अच्छे श्रोता बनना बहुत जरूरी है।
और कोशिश करिए कि बहुत अच्छे पहले पढ़ने के बाद ही उस कंटेंट को लिखो। बिना पढ़े कोई भी कंटेंट या आंसर राइटिंग की कोशिश करोगे तो दिमाग कोई चाणक्य नहीं है कि अपने आप विचारों का जन्म होगा। उसके लिए जरूरी था पहले कंटेंट को पढ़ना। तो जैसे कि आज मैंने कृषि पढ़ाया, बहुत सरल सरल प्रश्नों को लिखो, पहले सरल सरल 15 दिन तक केवल सरल सरल जवाबों के आंसर लिखो। जब उसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर सवालों के लेवल बढ़ाओ, फिर और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो यूपीएससी के सॉल्व पेपर उठा लो, अनसॉल्व पेपर उठा दो, फिर सवालों को देखना। पर एक धीमे धीमे, अचानक ही लाल लाल ही अनसॉल्व पेपर उठा लोगे तो कैसे सॉल्व होगा। धीमे धीमे एक एक पद को आगे बढ़ते चलिए। फिर मैं दावा करता हूं कि कहीं मेंस के आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आज ट्राई करो बिल्कुल सरल सवाल का जवाब देने का कि कृषि से आप क्या समझते हैं, भारत में मिलने वाली विभिन्न प्रकार के कृषि प्रकारों का वर्णन कीजिए और बढ़िया सा आंसर लिखकर देखिए। ऐसा 5-6 दिन तक करने दीजिए, फिर लेवल बढ़ेगा, फिर लेवल बढ़ेगा। 20-22 दिनों में आप बढ़िया से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो इसको रिवाइज करते चलिएगा, इसको रिवाइज करते चलिएगा। आज शाम की क्लास में हम देखेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भारत में मिलने वाले आंदोलन और विभिन्न प्रकार की बातों को। तो भारत में जो भी आंदोलन मिले उनकी चर्चाएं और बाकी बातों को हम देखेंगे। तो आज शाम की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय, गुड डे। लाइक और शेयर कर दीजिएगा बस।